आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। हीर रांझा यह वह लोक कथा है जिसने प्रेम की परिभाषा को नव जीवन दिया है, जो सदियों से हर दिल में एक सवाल छोड़ती आई है। क्या सच्चा प्रेम वास्तव में संसार की हर रुकावट को पार कर सकता है? यह कहानी है हीर और रांझा की, जो न केवल अपने समय के समाज से लड़ते हैं, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों से भी। पंजाब के हरे भरे मैदानों से निकलकर ये प्रेम कहानी आज भी गूंजती है। वो रांझा जिसने अपने परिवार से बगावत की, और वो हीर जिसने समाज के बंधनों को तोड़ने का साहस दिखाया। इस कहानी के रचयिता फूलचंद मानव ने इस अमर प्रेम गाथा को उस रूप में ढाला है जो हर दिल को छू जाती है। तो क्या होता है जब समाज, परिवार और परिस्थितियां प्रेम के आड़े आती हैं? क्या प्रेम विजयी हो पाता है या फिर एक और दिल टूट जाता है? इन सवालों का जवाब आपको इस अद्भुत कहानी में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हीर रांझा हीर सलेटी, पंजाबी लोक कथा। जना अपनी झोंक में बह रहा था। परले किनारे सियालों का गांव था। इस किनारे एक सुबह एक सुथरी सी नौका खड़ी थी, जिसके चारों ओर खुलती खिड़कियों वाली पालकी दिख रही थी। रंग बिरंगे कपड़ों के साथ काढ़ी गई फुलकारियां इन खिड़कियों के आगे मचलती पवन के साथ कभी अंदर कभी बाहर की ओर उड़ रही थीं। नौका के एक किनारे दो स्त्रियों के साथ एक व्यक्ति हुक्का पी रहा था। बांह के छबीले से एक युवक ने समीप आकर पूछा, भाई, मुझे उस पार जाना है। नहीं भाई, यह नौका यात्रियों के लिए नहीं है। फिर किसकी है? युवक ने नौका को बड़े चाव से देखते हुए पूछा। यह हमारे मालिक की सुपुत्री की अपनी नौका है। यात्रियों की नौका कल सुबह सवेरे ही जाएगी। मुझे कुछ जल्दी है। भाई, तुम कोई और रास्ता निकाल लो, इसमें तो तुम जा नहीं सकोगे। कहकर उसने हुक्के का एक बड़ा दम लिया। अच्छा, तो फिर भगवान ही मालिक, कहकर युवक ने तहमद कुर्ता उतारकर सिर पर लपेट लिया और नदी में कूदने के लिए तैयार होने लगा। नाविक हुक्का परे करके उठ खड़ा हुआ। न भाई पहलवान, यह न करना, यह है जनाम राजा, कहीं सोचता हो कि यह रावी है। जना तो जना ही सही, अंत कौन ले आएगा, डुबो ही देगा ना। युवक किनारे की ओर चल पड़ा। छलांग लगाकर नाविक ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया। और भी दो चार व्यक्ति आ गए। सभी मना करें, इतना सुंदर युवक यूं ही डूब जाएगा, किंतु युवक कहता रहा, तैयार हुए व्यक्ति को तैर जाने दो, भगवान भरोसे किनारे लग ही जाऊंगा। कौन सारा दिन और रात को यहां तारे गिनता रहेगा। उसे लोगों को सौंपकर नाविक नौका में आ गया। कहाँ हो बीबी रानी? एक बार तो फुलकारी उठाकर उसने पूछा। इधर लुढ़ना, मैं देख रही हूं कि किस प्रकार लहरें एक दूसरी के पीछे दौड़ती हुई मेरे समीप आती जा रही हैं। श्वास क्यों चढ़ाया है लुढ़नो? कोई युवक है रानी, बहुत सुंदर, घर से लड़कर आया दिखता है, कह रहा है नौका में बैठा लो। मैंने इनकार किया ही था कि वह कूदने ही लगा। वह अवश्य ही डूब जाएगा। यदि कहो तो उसे भी पार उतार दें। जाओ, चढ़ा लो ना, अपने पास ही बैठा लेना। और सुंदरी लहराते दरिया के साथ अपने दिल को लहराते देखने लगी। उसने अपने काशनी घाघरे की ओर देखा, फिर अपनी विलंबरी कुर्ती की ओर देखा। तरबूजी दुपट्टे के आंचल को हाथों में पकड़े उसने पैरों के रंगीले नाखूनों को देखा। वह भुजाएं फैलाकर अंगड़ाई ली। अलसाए शरीर की रेखाएं समतल हो गईं, किंतु यौवन के दो ज्वालामुखी सूर्य के स्वर्ण मुख को ललकारने लग पड़े। नौका चल पड़ी। वह छींटों के साथ छलकती पवन पर वंझली की लय थिरक उठी। मीठी थी यह लय, नई जोड़ी पहचानती और जीवन टोहती थी यह लय। नव यौवना ने दूसरी खिड़की से फुलकारी उठा दी। लुड्डन नाव चलाता सिर मार रहा था और उसकी दोनों पत्नियां बैठी झूल रही थीं। वंजली के छिद्रों में से मानो कोई जादू झर रहा था। यह मस्ती किस प्रकार की थी? नवयौवना को झात नहीं था कि यह कब व क्यों आती है। भले कितने ही अपहचाने रूपों में ऐसी ही मस्ती नवयुवती ने अनुभव की थी। जब मेहंदी रचे हाथ पैर मारकर वह सहेलियों के साथ जनाब में तैरती थी, कियों ने श्वेत झाग में से चिंगारियां उड़ती देखी थीं। जब पाजेब छनकाती वह चलती थी, उसके छुई मुई पैरों को छाती से लगाए रखने के लिए भूमि उसांसें भरती थीं। कियों ने सुना था,
जब वह हंसती थी तो झनाक की झनकार भी धीमी पड़ जाती थी। सेज से उठकर नवयुवती वंझली वाले के समीप आ बैठी। युवा ने देखा, आंखें उसकी भर आईं। वंझली होठों से परे हो गई। परदेसी दीख पड़ते हो, बजाए जाओ, बहुत सुंदर बजाते हो, सुंदरी ने कहा। वंझली पुनः होठों से लग गई व उसमें से कोई लय निकल पड़ी। जना भी तड़प उठा। अपने किनारे तो उसे लहराने ही थे। तीनों युवतियों के दिल भी छलक उठे। एक दो तानों के बाद युवती उसे अपनी पालकी में ले गई। खिड़कियों पर से सभी फुलकारियां परे कर दी। बहुत प्यारी वंझली बजाते हो। पहले मुझसे कभी भी इतनी प्यारी नहीं बजी। संभवतः दरिया ही इसका कारण होगा। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा धीदो है, पर सभी रांझा रांझा ही कहते हैं। सुंदर नाम है रांझा, झांझरों जैसा छलकता हुआ। रांझे के होंठ खिल उठे। अच्छा बता रांझे, तुम आए कहां से और तुम्हें जाना कहां है? युवती मानो उसे जानने का यत्न कर रही थी। आया तो तख्त हजारे से हूं, पर बात बताने योग्य नहीं है। नौका ने हिचकोला खाया। रांझा लड़खड़ा गया। हाथों से उसे संभाल कर युवती पछताई। मैंने तुझे खड़ा ही रखा, बैठ जा। तख्तपोश की ओर संकेत करके नवयौवना ने कहा, तू परदेसी, मैं तेरे लिए परदेसिन। तू अपना काम करके चला जाएगा, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? यही तो बात है, मैं चले जाने के लिए ही आया नहीं, मुझे सदा सयाल में रहना है। युवा के चेहरे पर शर्मीलापन सा था। वह तो हमारा गांव है, तुम्हारा वहां कोई संबंध है? न पूछो, बात बताने वाली नहीं। रांझा नवयौवना के पैरों पर, नाखूनों पर मेहंदी रंगे छांट देखने लग पड़ा। यदि नहीं भी बताने वाली तो भी बता दो, मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगी कुछ नहीं। वचन दो, तुम मुझ पर हंसोगी नहीं, भले ही बात कितनी ही हंसी मखौल की क्यों न हो। हंसी मजाक की तो बात मुझे कोई दिखती नहीं, पर लो वचन ले लो, यदि वचन ही मांगते हो। और नवयौवना ने अपने दाहिने हाथ की सामने वाली उंगली की कड़ंगी बाईं हाथ की सामने वाली उंगली के साथ डालकर कहा। नवयौवना की अपनी ओर दृष्टि से दिलेर होकर रांझे ने शुरू किया। पुत्र, मैं अच्छे परिवार का हूं, मौजू चौधरी का हूं, किंतु माँ बाप वाहरा होने के कारण मैं इधर उधर ही रहता था। 7 भाइयों ने जमीन बांटकर बंजर मुझे दे दी। जमीन की तो बात कोई नहीं थी, पर भाभियों ने जीना हराम कर दिया था। तुम्हारी तो होंगी भी ढेर सारी भाभियां। उनमें से एक की तो मुझे लेश मात्र भी समझ नहीं आई। घड़ी में तोला तो घड़ी में माशा। सच तो यह है, उसी के दुखों का मारा मैं गांव छोड़ आया। कोई बदनसीब होगी जो चांद जैसे देवर को घर में नहीं रख सकी। शक्ल से अच्छी है। उस दिन उसने कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे। कहती थी उसके पीर का दिन है। भाइयों से चिढ़ा आकर चारपाई पर पड़ गया था। मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। अन्य भाभियां खाना लेकर खेतों पर गई थीं। वह तो मुझ पर बरस पड़ी। अरे रांझे झांझे, सुन तो, घर आकर तेरे चेहरे पर बल क्यों पड़ जाते हैं? बाहर तू जीभ मुंह में भी नहीं डालता। कुएं पर पानी लाने वाली महिलाओं को वंझली से कीले रखता है। क्या हम तेरी भाभियां सभी काले मुंह वाली हैं? मैं उठकर बैठ गया। वह उसे खुश करने के लिए बोला, लो भाभी, तुम्हारे जैसा भला कौन है? तुम यूं ही गुस्सा कर बैठी हो। आज भाई ने मुझे हल पकड़ा दिया। बड़ा क्रोधित हुआ। मेरा बैल सीधा नहीं था, मारने को आता था, पर मेरी बेध्यानी पर उसका कहर टूटा। वह बोली, भाइयों का काम तुम्हें पसंद नहीं, भाभियों को तुम आंखों देख नहीं सकते। देखूंगी जब तुम सयालों की हीर ब्याह कर लाओगे। नवयौवना का चेहरा मुस्कुराया। हीर के सौंदर्य की चर्चा हमारे गांव में भी है, पर सच पूछो तो भाभी के तानों ने मेरे कलेजे में छुरियां ही कौंधा दी और मेरे मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। क्या पता चलता है भाभी संयोगों का। यह सुनकर वह और भी बिगड़ गई। कहने लगी, जा फिर बड़े संयोगों वाले, कोई ठिकाना अपना भी बना ले। कल से हम पकाकर तुम्हें नहीं खिला सकती। खाना हम खिलाएं और वंझली तुम्हारी किसी और के आंगन में बजे। आज तो खा ले, पर कल हमारे घर में तुम्हारे लिए पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। सारी रात मेरी भाभी के यह बोल मेरे कानों में गूंजते रहे।
बीच बीच में संयोग मुझे सियालों के घर ले जाकर और ही प्रकार का रास रचाते रहे, पर जब सुबह सकारे मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में भाभी के बोल गूंज रहे थे। मैं घबराकर उठा, खूंडी उठा ली और घर से चल पड़ा। मस्जिद मज़ारों में रातें काटता मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। यहाँ तुम्हारा क्या करने का विचार है? हीर के गांव में कोई काम ढूंढूंगा, वह प्रतीक्षा करूंगा कि भाग्य मुझ पर कभी तो तरस खाएगा। पर यदि भाग्य ने कभी भी तरस न खाया? नवयौवना ने मुस्कुराकर पूछा। दो प्रकार की तसल्ली तो फिर भी कहीं नहीं जाएंगी। एक, किसी भाभी का उलाहना छाती छलनी नहीं करेगा। दूसरी, शायद कभी हीर मेरी वंझली सुन ही ले। घाघरे कुर्ती दुपट्टे से नवयौवना का रूप अडोल दिखता था, पर अंदर से उसके शरीर का एक एक रोम प्यार की रौ में बिछलाया हुआ था। अच्छा रांझन, मेरा भी वचन है कि मैं तेरा भेद किसी पर भी प्रकट नहीं होने दूंगी। मैं तुझे काम दिलवाने में भी सहायता करूंगी। हीर को तेरी वंझली भी सुनवा दूंगी। तू उसे ब्याह सके या नहीं, यह तेरे व उसके संयोगों पर ही आधारित होगा। रांझा हीर के मुंह की ओर ताकने लगा और वह अपने मन से पूछा रहा था, क्या हीर इससे भी सुंदर होगी? बीबी जी, सावधान, किनारा आ गया है। लुड्डन जल्दी जल्दी नाव संभाल रहा था। वह पत्नी को ताड़ रहा था, अपनी ओर और खींचकर। मालिक चूचक अपने घर के एकांत पसार में बैठा मलकी के साथ बतिया रहा था। माल का हाल मंदा है, कोई अच्छा ग्वाला मिलता ही नहीं। भैंसें दूध से घट रही हैं, लोगों को भरपूर दूध नहीं दे रही है। इतने में हीर की पाजेबें बजीं। वह मां की चारपाई पर आ धमकी। भैंसों का रखवाला मैं ढूंढ लाई हूं मां। कहाँ ढूंढा है बिटिया? भैंसों की बात तेरा पिता भी कह रहा था। मां, है भी बहुत अच्छा, किसी अच्छे घर का जन्मा पला। हीर का चाव खिलखिल रहा था। ऐसा जाट कहाँ से आ गया बिटिया? भगवान ने ही भेजा है, ऐसा लगता है। किसी ने गाली दी, कोस दिया, सहन नहीं कर पाया, भाग पड़ा। बड़ा गैरत वाला है, कहता है कुछ भी हो जाए वह घर लौटकर नहीं जाएगा। माँ बाप ने युवक को देखा परखा, शरीर से सुकोमल पर जीवट व जान से पक्का पाया। हवेली में रहने को उसे स्थान मिल गया। जानवरों की जान पहचान हीर ने स्वयं करवाई व उसका साहस बधाया कि वह तबेले में रोटी स्वयं पहुंचाएगी और अन्य रखवालों से भी परिचय करवा देगी। रांझा सारा दिन तबेले में रहता। कुछ दिन तक नए जानवर उसे कठिन लगे, किंतु उसकी वंझली ने सभी कठिनाइयां आसान कर दी। वंझली के आसपास जानवरों का झुरमुट झूम उठता। अपनी भैंसों की तुम चिंता न करना, मजाल है तुम्हारे ढोर डंगरों की कहीं से भी शिकायत आए तो वंझली सुना दिया कर। सारे ही रांझे के आशिक हो गए थे। जंगल वंझली की टेर के साथ गूंजने लग पड़े। कई जाट भी सुनने आ जाते, किंतु दोपहर होते ही वह वंझली कमर में अटका लेता और कहता, मेरी रोटी आने वाली है। हीर नित्य उसकी रोटी लाती, जो प्रायः वह स्वयं ही पकाती थी। इस रोटी में कितनी शक्ति थी कि रांझा सुकोमल अंगों वाला अब नहीं था, वरन पूर्ण रूपेण गबरू जवान बन चुका था। कभी सामने बैठी हीर को हंसकर रांझा कहता, कितनी भोली बनकर नौका में ही तुमने मेरा हाल पूछ लिया और स्वयं मुझसे छिपी ही रही। सच सच बताना रांझना, वह तुम्हारी भोली भाली अच्छी और सुंदर थी या कि यह तुम्हारे सामने बैठी हीर? दूध सी मीठी लस्सी का अंतिम घूंट पीकर वह मुस्कुराते होंठ पोंछकर रांझा बताता, वह नौका वाली हीर सच बताऊं बहुत सुंदर थी, कोई परी सी दिखती थी, पर यह सामने बैठी हीर बहुत प्यारी है, मुझे अपनी लगती है। मैं तुझ पर बलिहारी रांझना, ला अपनी वंझली मुझे दे दे। सदा ही हीर वंझली मांग लेती या रांझा स्वयं ही पकड़ा देता। यह तभी होता जब दोनों में से एक का दूसरे पर अधिक प्यार आता। रांझा कहता, हीर, यह वंझली मेरे होठों से लगी रहने के कारण मेरे होंठ ही बन गई है। जरा फूंक मार तो इसमें, इसके छिद्रों में से तेरे होंठ मेरे तक पहुंच जाएंगे। प्यार के झूले पर झूलते दो जीवन आपा भूल गए। रांझे को किसी का चाकर होना भूल गया और हीर को उसका अपनापन भूल गया था। नौका में बैठकर भंवर व नदियां में शैतानी करना वह भूल बैठी थी। उसकी मां प्रसन्न थी, अब कभी भी कहीं से कोई शिकायत या उपलम्भ नहीं मिला।
हीर कार्यकुशल भी बहुत हो गई थी। काट काट कर उसने छींके भर दिए थे। खाना बनाने में भी आधा काम उसने माँ का संभाल लिया। पहले चाकर सदा रोटी, कपड़े व रहन सहन संबंधी शिकायतें ही करते रहते थे, किंतु यह चाकर तो यूं था जैसे कोई घर का ही व्यक्ति हो। न रूखी का गिला, न सूखी की शिकायत। भैंसें प्रसन्न थीं। मलकी सारे गांव में दही लस्सी भेजने लगी थी। एक जोड़े के प्यार ने सारे गांव पर प्रभाव डाल दिया था। नव यौवनाओं की शरारतें रांझन की वंझली ने स्वर में ला दी थीं और युवतियों को हीर ने किसी न किसी कार्य में संलग्न कर रखा था। त्रिजनों में रौनक बढ़ गई थी और छेड़खानियां कम हो गई थीं। हीर आत्मा थी उस घर की। उसके जीवंत व्यक्तित्व से हवेली जगमग चमक उठती थी। यदि कभी तीज त्योहार वह कहीं जाती तो कर्मचारी पूछने लगते, आपस में बातें करते, आज बीबी जी कहीं भी दिख नहीं पड़ती हैं। यदि कभी अधिक दिन बीत जाते तो कर्मचारियों को खाना अच्छा न लगता। किसी को लस्सी का घूंट कम मिलता तो किसी को प्याज के लिए भी इनकार कर दिया जाता। 2 वर्ष बीत गए। माँ बाप को यदि कोई हीर के विवाह की बात करने लगता तो माँ को बेटी बेगाने घर चली जाएगी यह सोचकर गश पड़ जाती। वह कहती, हीर अभी मेरी नन्ही सी तो है, कैसे बच्चों की भांति आकर गले लग जाती है। पर गांव में एक व्यक्ति अवश्य था जिसे हीर की जवानी गले गले तक चढ़कर चुभ रही थी। यह था उसका लंगड़ा चाचा कैदों। प्रारंभ से लंगड़े कैदों ने कोई कामकाज नहीं किया था। प्रत्येक व्यक्ति की टोका टोकी का निशाना वह बना रहा। अंततः वह टोका टोकी से ऊबकर फकीर बन गया था। जादू टोने, तावीज गंडों के कारण उसने अपनी ख्याति अर्जित कर ली थी। जो पहले टोके बिना पास से नहीं गुजरते थे, वे अब सलाह लिए बिना आगे नहीं बढ़ते थे। सारे गांव की भलाई बुराई, बहुत ज्यादा बुराई का वह सदा ध्यान रखता। बहू बेटियां उससे बहुत कतराती थीं, वरन यूं कहें कि बहुत ही घबराती थीं। दूसरे की खुशी उसे फूटे मुंह न सुहाती थी। कोई हंसता तो उसकी छाती फटती थी, कोई गले मिलता तो मानो उसका गला घोंटा जा रहा है, कोई खिलखिलाता दिख पड़ता तो वह जलकर कोयला हो जाता था। अपनी खुशी उससे छिपाकर रख पाना हर व्यक्ति के लिए एक समस्या बना हुआ था। गांव के बाहर चूचक ने उसके लिए एक कमरा बनवा दिया था। इस कमरे के सामने ही वह तबेला था जिसे रांझे की वंझली ने किसी अविनाशी प्यार का राजघर बना दिया था। इस तबेले पर बहार आई हुई थी। कीकर फूले हुए कटीर दूल्हे बने खड़े थे। नदियां का पानी निर्मल था। छायाएं घनी व पक्षियों के पर चमचमाते थे। गाय ढोरों के थन भरे पूरे व शरीर जगमग थे। प्रकृति के इस प्यार कक्ष में रांझे की वंझली आशिक को टेर टेर कर बुलाती थी, किंतु कैदों के अंदर ने इस बसंत के सारे पत्ते झाड़ दिए। वह अवसर ताड़ता था कि किसी के होठों तक आए प्रेम के प्याले को जमीन पर फेंक सके। हीर विशेष रूप में उसका कोप भाजन थी, किंतु हीर का प्यार गहन गंभीर नदियां की भांति अपनी गहनता के समान ही अदृश्य था। एक दिन जब हीर कैदों के कमरे के पास से निकलकर तबेले की ओर जा रही थी तो कैदों को स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आई। आंख बचाकर वृक्षों की ओट में होता वह पीछा करता रहा। फूलों से लदे एक कटीर की छाया में रांझा बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। हीर को देखकर वह खड़ा हो गया। जब हीर ने भोजन उसके हाथ में थमाया तो रांझे ने उसकी कलाई पकड़ ली। हीर रानी, आज मैं कोई बात करके ही खाना खाऊंगा। क्यों मेरे रांझन, क्या आज मुझसे नाराज है? नहीं हीरन, बहुत प्रसन्न, किंतु कभी कभी मन में कुछ होने लगता है। बैठकर बातें करें, जो चाहे मुझे कहो, मैं तो तुम्हारी दासी हूं। उसने खाना रख दिया। दोनों आमने सामने बैठ गए। हीर और समीप को सरक गई। 2 वर्ष बीतते मुझे पता भी न लगा, पर अब रातें मुझे पहाड़ बन गई हैं। बताना, क्या मैं भैंसे ही चराता रहूंगा व खाना खा छोड़ूंगा? हीर ने रांझना का हाथ थाम लिया। बोल रांझना, तुम क्या चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं कि यह स्वर्ग क्या मेरा है या मैं किसी के स्वर्ग को चोरी चोरी तुनका लगा रहा हूं। हीर ने रांझे के गले में गलबहियां डालकर कहा, भगवान के प्यारे गबरू रांझना, मैं तुम्हारी हुई, फिर तो सारी उम्र मैं भैंसें भी चराता रह सकता हूं। हीर ने खाना खोलकर आगे रख दिया। रांझे की प्रेम बेली पर आया पहला फूल पुलकित हुआ था। हीर उस पर कृपावंत थी। वह पर्याप्त काल से जानता भी था, किंतु कोरी कृपा
प्रेम वेली को पल्लवित नहीं कर सकती। प्रेम समूचा जीवन प्राण चाहता है। वह हीर ने प्रेम की मांग पूरी कर दी। हीर ने उसकी होकर रहने का भगवान की साक्षी में वचन दिया। रांझे ने बड़े चाव के साथ पका हुआ खाना खाया। उसकी प्यास आज लस्सी से बढ़ गई। वह हीर छन्ना लेकर नदी से पानी लेने गई। एक भिक्षुक कहीं से आ निकला। रांझे से उसने कुछ खाने को मांगा। छन्ने में से कौर भर के रांझे ने उसे पकड़ा दिया। शुद्ध घी व शक्कर की महक भिक्षुक के सिर में समा गई। हीर आकर हाथ मलने लगी। बड़े दुश्मन की चाल में आ गए हो। हीर ने बहुत अफसोस किया। मैंने सोचा भिक्षुक होगा, खाकर आशीष देगा। आशीष इस फकीर ने कभी किसी को दी नहीं। कोई आफत समझो आई कि अब आई। हीर उदास हो गई। रांझे ने बाहें पकड़कर फिर गले में डाल ली। हीरन, भूल हो गई, पर जब तुम मेरी हो फिर कौन सी आफत हम सहन नहीं कर सकते। उस रात मां के गले में बाहें डालने का साहस हीर का काफूर हो गया। मां कुछ और की ओर ही उसे दीख पड़ी। ए हीरिये, ऊपर से सच्ची और अंदर से खोटी जहर भरी, तुझे पिता की दाढ़ी का भी ध्यान नहीं आया। एकदम से मां बरस ही पड़ी। अम्मा मेरी, बात तो बता, मुझसे क्या भूल हो गई। हीर ने अत्यंत ही धैर्य से पूछा। अरे, तुझ पर कहर टूट पड़े। तू रांझे चाकर को चूरियां खिलाती है। तूने उसके साथ तबेले में सारी शर्म हया बेच खाई है। मैं मानती नहीं थी। कहूं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है और न हमारा चाकर ही ऐसा है। रानी मां, इतना क्रोध न कर। तेरी बेटी ने कोई पाप नहीं किया, कोई भी बात बेशर्मी की नहीं की। कैदो चाचे को तो पूरा ही गांव जानता है। उसका कहना मैं कभी भी न मानती, पर यह देख तो वह छुरी, सीधा ही शक्कर घी। इतना घी तो मैंने कभी तेरे बाप को भी डालकर नहीं दिया। मां बहुत क्रोधित हो रही थी। छुरी तो मैं ठीक ले गई थी, पर घी चाचे कैदों का है। मैंने तो जरा ठीक चुपड़कर शक्कर में रोटी मल दी थी। 2 वर्ष हो गए हैं उसे घर से आए हुए। हमारे घर में उसने दूध की नदी बहा दी है। मुझे उपयुक्त नहीं लगता था कि हम नित्य खाएं और वह कभी मुंह न लगाए। माँ, मैं तो स्वयं तुझे कहने ही वाली थी। माँ हीर के मुंह की ओर देखने लग पड़ी। उसी प्रकार का उसका चेहरा था, बल्कि पहले से भी मासूम, क्योंकि प्यार ने दिल की सारी शैतानी को घड़ी 2 घड़ी प्रतिदिन मिलन में रचा गचा दिया था। पर पिता को कैदों ने बातों में हिलगा लिया। 1-2 और खूसट बूढ़ों ने भी हुंकारा भर दिया कि कोई घर देखकर हीर के हाथ पीले कर देने चाहिए। बस फिर क्या था, नाई धोबी हर ओर भेज दिए गए। हर ओर से सूचनाएं आने लगीं। किसी की जमीनों की तादाद नहीं तो किसी का लड़का दूसरा यूसुफ। सारा दिन हीर की मंगनी की चर्चा ही गांव में होने लगी। बात अंततः रंगपुर के खेड़े वालों पर आकर समाप्त हो गई। अब हीर को गश पड़ने लगे। उसने मां को अपने दिल की बात कहने की सोची। अम्मा, इतनी बातें तुम रोज मुझे कहती हो, मैं सुनती हूं। एक बात मैं भी कहूं, यदि तुम सुन लो। सुना हीरिये, मेरी मेहमान बेटी हीरिये। आप चाहती हैं कि लड़का अच्छे कुल का व जमीनों का मालिक हो। मैं कहती हूं माँ कि रांझा हर प्रकार से इस कसौटी पर पूरा उतरता है। ध्यान से सुनना माँ, बात मेरी खो न देना। हीर ने निहोरे किए। अरे, फिर वही अंधेर कहने लगी है तो कैदों सच्चा ही था? नहीं माँ, वह झूठा था। तुझे तब मैंने यह कहा था कि न मैंने न रांझे ने कोई बात लज्जाजनक की है। अब है स्वामी के चयन की बात, तो यदि रांझा अच्छे कुल व अच्छी जायदाद का स्वामी हो तो भला मुझे अच्छा लगने के कारण बुरा क्यों हो जाए? पर है तो वह हमारा चाकर ही ना, माँ ने कहा। उसे चाकर नहीं था होना। यदि आप उसे उसके भाइयों के साथ रवाना कर देते जब वे उसे लेने आए थे। वह जाता नहीं था, उसे मैं अच्छी लगती थी। आपने रवाना नहीं किया, उसने आपका घी दूध दुगना कर दिया। माँ सोच में पड़ गई। यह तेरी बात झूठ तो नहीं है। हमने उसे रवाना नहीं किया था। इतना अच्छा नौकर हमें कभी भी नहीं मिल पाया था। मेरी अच्छी माँ, फिर कर दिलेरी। बेटी की आत्मा आशीष देगी। मेरे पिता व भाइयों के गौरव व गरिमा दिन दूनी रात चौगुनी हो। हीर माँ के गले लगकर रोने लग पड़ी। माँ ने ढाढ़स बंधाया कि वह पिता से बात करेगी। पिता भाई सुनकर आग बबूला हो गए। हीर को मार न फेंकेंगे, नौकर के साथ डोली रवाना कर दें। किसी ने कहा,
रांझे को झना में फेंककर झगड़ा ही क्यों न खत्म कर दें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, मर दो, बहन साथ ही डूब मरेगी, माँ ने समझाया। निर्णय हुआ कि हीर की डोली रवाना करके रांझे से निबट लिया जाएगा। खेड़ों से बारात आने वाली थी। मुजरे व आतिशबाजी की बातें गांव-गांव में हो रही थीं, पर घर में माँ व बेटी बारी-बारी रो रही थीं। कभी माँ बेटी को समझाती तो कभी बेटी माँ को धीरज बंधाती। अम्मा, स्त्री के दो पति नहीं हो सकते, यूं ही खेड़ों के घर भेजने का बखेड़ा न कर। मैं काजी को भी कह दूंगी कि भगवान को साक्षी करके मैं वचन रांझा को दे चुकी हूं। सयानी बन बेटी, इतने बड़े बाप की इज्जत मिट्टी में मत मिला। इज्जत और बेटी दोनों बचा सकती हो यदि कुछ दिलेरी दिखाओ। तेरे भाई कतई नहीं मानते। इज्जत जाति सहन कर लोगी, पर बेटी को बर्बाद होते कैसे देख सकोगी, मेरी अच्छी माँ। हीर अपना सिर बाहों में लपेटकर चुप हो गई और कोई चारा काम न आता देख रांझे के गले लगकर अपना दिल खोलकर उसे बताने का अवसर हीर ने ढूंढ ही लिया। रांझना, मैं स्त्री जाति की हूं, मेरे बस में तो बस इतना ही है कि डूब मरूं, किंतु अब भी तुझे देखने की हविष समाप्त नहीं हुई है। इतना विश्वास कर कि मैं तेरी हूं और आजीवन तेरी ही रहूंगी। हीरिये, बेगाने पुत्रों ने कब तुझे मेरी रहने देना है। रांझे ने उसास भरते हुए कहा। फिर तू ही बता रांझना, जैसे कहे मैं हाजिर, चाहे मुझे यहां से निकाल ले चल, कहीं पहुंचा, तेरे साथ मैं हर प्रकार का कष्ट सहन के लिए तैयार हूं। सियाल हमें गांव की मेंढ भी पार नहीं करने देंगे। फिर रांझना, बाहों को गले में डाल, आंखों में आंखें डाल, हीर ने कहा। मेरे लिए दिल हल्का न करना, एक तुझे ही मिलने की आशा के लिए मैं डोले पड़ रही हूं। तू जानता ही है कि जनाव मुझे कितना प्यारा है, ये मुझे खेड़ों से ही छुड़वा सकता है, किंतु इस प्रकार मैं तुमसे भी छूट जाऊंगी। हीरे, दे वचन पक्का, तू मेरा दिल कभी तोड़ेगी नहीं। तेरे बिना इस दिल का जीवित और जागृत रह पाना असंभव है। हीर ने रांझे का हाथ अपनी छाती पर रख लिया। वचन क्यों, यह दिल ही निकालकर तू अपने पास रख ले। खेड़ों के पास तो बस मेरी यह प्रतिमा ही जाएगी। न रो प्यारे, पर मेरे दीवाने, कभी मुझे भूल तो नहीं जाओगे। तुम्हारी नौका में तुम्हारी सेज पर बैठना कभी मैं भूल नहीं सकूंगा। तब तुम मेरी हीर नहीं थी, पर मेरी उदास रातों पर पहला प्रभात थी। इस प्रभात पर इतना श्वेत चिलकता दिन चढ़ा कि क्या कहने। मेरी हीर है तू, भला मैं तुझे भूल सकता हूं। हाय रांझना, यह अपनी वंजली मुझे दे दे। ले हीरे, अब इसे कौन बजाएगा। यह तेरे होंठ हैं रांझना, मेरे सुनसान जीवन से यह बातें किया करेंगे। नाई कहार दौड़ दौड़ कर इन्हें लूट रहे थे। रांझा उन भैंसों को गले लगा रहा था जिन्हें चूचक ने दहेज में दिया था, किंतु वे रांझे के बिना विदा नहीं हो रही थीं। अपने ध्यान में डूबा रांझा डोली व ढोर डंगरों के पीछे आ रहा था। डोली के सालू हवा में लहरा रहे थे। पिछली ओर का सालू तो बहुत ही लहरा रहा था। उसमें से हीर अपने रांझन को देख रही थी और जब मोड़ मुड़ा और उसका उदास मुखड़ा उसे समीप से दीख पड़ा तो उसके मानो प्राण ही निकल गए। रंगपुर में बहुत रौनक थी। खेड़ों का सैदा हीर सलेटी को ब्याह लाया था। हीर के चेहरे की धूम दूर दूर तक गूंज रही थी। वह हीर जिसने नदी किनारे जंगल आदि को महका रखा था, किंतु उसकी सास ननद उसका उतरा व मुरझाया मुंह देखकर विचारों में डूब गईं। देखने वालियां पूछें, बहू रानी को क्या हो गया है। सास ने उत्तर दिया, रास्ते में ठंड ठकोर लग गई होगी। सईदे का चाव पूरा न हुआ। एक दिन ही नहीं, कई दिनों तक संध्या सूनी ही रही। दवा दारू का द्वार चल पड़ा। मायके भेजने का विचार ही खेड़ों ने छोड़ दिया। रांझे वाली बात की भनक उनके कानों में पड़ चुकी थी, किंतु ननद सहती को इस रोग का कुछ कुछ ज्ञान था। उसका विवाह भी अभी हाल ही में हुआ था। वह हंसमुख हुआ करती थी, किंतु ससुराल में उसकी हंसी किसी को भी सुनाई न दी। बीच बीच में कोई फुसफुसा पड़ता, सहती किसी बिलोच की मुरादें मांगती हैं। सहती ने भाभी का दिल टोहा। अपने मुराद की बातें करके उसने रांझन की वंझली देख ली। आपस में एक दूसरे की सहायता व सुझाव के वचन आपस में लिए दिए गए। दिल खोलकर रांझे की बातें उसने की। हीर को बहुत सुख और शांति मिली, किंतु स्वस्थ होने का साहस वह कर नहीं सकती थी। बीमारी उसका केंद्र था।
जिस कारण सहेजकर वह रांझे की अमानत सुरक्षित रखे हुए थी। दिन प्रतिदिन वह अशक्त होती गई। उसके स्वामी की चिंता बढ़ती गई। उसकी लटकती आशा अब पीड़ादायक हो चुकी थी। वह एक पहलवान मारकर लाया हुआ था। कोई किसी की बद्दुआ कहे, कोई कहे किसी ने कुछ कर दिया है, कोई कहे जादू टोना किया दिखता है। उधर रांझे का हाल मंदा था। तबेले में ढोर डंगर सभी हीर के साथ ही शोभायमान थे। हर वस्तु का रंग राख जैसा हो गया था। सियालों की हंसी पर मानो उजाड़ ही छा गया था। सुनहरी दोपहरी प्रातः से भी डरावनी हो गई थी। संदेश भी हीर की ओर से कोई आया नहीं था। तख्त हजारे जाने के लिए भी मन नहीं मानता था। नदिया में डूबने को मन नहीं मानता था। बार बार यह उसास उठे, कभी फिर मिलेगी हीर रानी, पर दिल बैठ जाता। उन्होंने मेरे कारण मायके भी नहीं जाने दिया। कई महीने बीत गए हैं। प्रत्येक काम के बाद उसे लगता था सारे काम हीर के थे। कामों से शौक उठ गया। जीवन खोया खोया सा लगा। इस बेकरारी में उसे बालनाथ योगी का शांत चेहरा स्मरण हो आया। घर से आते हुए वह जोगियों के मठ में एक रात रहा था। वह मुसलमान था, तो भी नाथ जोगी ने उसकी बहुत सेवा की थी। उसने सोचा, यदि वह भी जोगी हो जाए। जोगियों को गांव-गांव, घर-घर में आने जाने की सुविधा होती है। संभवतः कभी हीर से भी सम्मिलन हो जाए। यदि न भी हुआ तो भी हीर के वियोग में वह सच्चा योगी बन ही जाएगा। रांझा सियालों से विदा हो बालनाथ के चरणों में जा गिरा। बालनाथ ने बहुत समझाया कि योग उस जैसे सुंदर व्यक्तियों को रास नहीं आएगा। कदम कदम पर डोल जाने का भय निरंतर रहेगा। किंतु रांझा उसे निरंतर विश्वास दिलाता रहा कि वह कभी भी योग को लाज नहीं लगने देगा। वह किसी की वस्तु अथवा स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हीर की याद ने दिल में तुनका मारा। वह उसने दिल को समझा लिया। हीर तो किसी की पत्नी नहीं, उसकी अपनी ही आत्मा है। उसने भगवान के सामने साक्षात मेरी ही बनी रहने का वचन दिया था। बालनाथ ने रांझे के बाल मूंडे, कान फाड़कर मुद्रिकाएं डाल दी, गोरे शरीर पर राख मल दी और रांझे ने फकीरी की अलख जगा दी। फकीरी रूप भी रांझे पर खूब ही चढ़ा। उसकी बेपरवाही की शोभा दूर दूर तक फैल गई। वह बहुत अच्छा जोगी माना जाने लगा, जिसे न खाने का चाव था, न धन की इच्छा। लगन सदा ही अपने प्रियतम में लगी रहती थी। इस लगन ने कोई लौ आंखों में जगा दी थी। जब बालनाथ ने समझा कि चेला पकाया है, तो उसने बाहर चलने फिरने की आज्ञा दे दी। एक गांव उसकी प्रसिद्धि अगले गांव तक पहुंचा देता। वह इसी प्रकार एक दिन लोगों ने उसका डेरा रंगपुर के समीप एक बाग में जा लगवाया। हीर को भी अलबेले जोगी की बातें किसी ने सुनाई। दीदार की भूखी के अंदर दर्शन की लालसा जाग उठी। सहती देख आई, कहती, कोई विचित्र फकीर है, देखकर भूख भी समाप्त हो जाती है। कई अन्यों ने भी बताया कि जोगी ने कियों के रोग दूर किए हैं। हीर की सास भी विवाहित पुत्र के कुंवारेपन को देख रही थी। स्त्रियों ने उसे सलाह दी और ननद भाभी जोगी के डेरे जा पहुंची। जोगी के दर्शन कर हीर निढाल हो गई। सिर पर सुंदर बाल कुंडल अब नहीं थे। उन बालों की महक उसकी स्मृति में अभी भी सजीव थी। पतले पतले कानों में कितनी मोटी मुद्रिकाएं पहन रखी थीं। वह लहकने दमकने वाला शरीर राख से सना हुआ था। केवल उसकी आंखों में रक्ताब प्रेम की झलक शेष थी। जोगी ने हीर की बांह देखी। नब्ज पर रखी उंगलियों ने दिल का तार झंझना दिया। जोग नहीं हीरिये, तेरा केवल वियोग ही है। हीर ने आंखें उठाकर देखा। जोगी ने हंसकर आशीर्वाद दिया। बंद कपाट खुल गए। हीर के ससुराल में खुशी हुई। आज हीर को भूख लगी थी। उसका माथा उतना पीला नहीं था। सैदे ने शीरनी बांटने का निश्चय किया। हीर ने यह कहकर उसे भुलावे में डाल दिया कि अब शीघ्र ही ठीक होकर तेरे साथ अपना वचन पूरा करूंगी। कोई बात नहीं हीरे, तुम ठीक रहो, सारा परिवार तुम्हें स्वस्थ देखना चाहता है। 10 दिन तक हीर व सहती जोगी के डेरे पर जाती। एक दिन हीर की कुर्ती के गले में वंझली की झलकी जोगी को दीख पड़ी। उसकी आंखों की लौ और भी चमकने लग पड़ी और जोगी ने सहती के साथ निश्चय कर लिया कि यदि वह मुराद को संदेशा भिजवा दे तो वह ठीक समय पर पहुंचकर आने वाले शनिवार को अपने मार्ग पर चल पड़ेंगे। शनिवार वाले दिन रंगपुर में शोर मच गया। जोगी खेड़ों का मुंह काला कर गया। बहू व बेटी दोनों को भगाकर कहीं भाग गया। उसकी खैर खबर अभी किसी को पता न चल पाई।
सारे संसार में खेड़े अपनी घोड़ियां दौड़ाते घूम रहे थे। कानों से मुद्रिकाएं उतार नहा धोकर रांझे ने तहमत कमर में बांध ली और छिपते छिपाते हीर व रांझा नाहड़ाओं के प्रदेश में जा पहुंचे। नाहड़ा का राजा कहते हैं न्याय करता था, मजलूमों की बात सुनता था। संयोग से उसके नगर में आग लग गई। उसने सयानों से इसका कारण पूछा। किसी के मुंह से निकल गया, उनकी धरती पर बहुत द्रोह हो गया है। खेड़े किसी की विवाहिता को जबरन डोली में डाल लाए हैं। जिसकी वह थी वह पता लगाकर निकाल ले गया। खेड़े बहुत शक्तिशाली थे। भाग दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। इतनी अधिक मार मारी कि देखा नहीं जाता था। राजा ने खेड़ों को हीर सहित अदालत में मंगा लिया। रांझे को चोट खाया देखकर हीर बिलख उठी, सभी के सामने उसके गले जा लगी। खेड़ों ने गवाह पेश किए कि वे सेहरे बांधकर काजी से निकाह पढ़वाकर हीर को ब्याह लाए थे। राजा ने रांझा से पूछा। वह रांझे ने उत्तर दिया, गवाही हीर की लेकर ही बात पूरी हो सकती है, पहले उसकी बात सुन ली जाए। राजा ने हीर को कहा वह निडर होकर सच सच बात बताए। सच बात कहने पर उसके राज्य में किसी प्रकार का भय नहीं है। हीर बोली, खेड़े मुझे सेहरा बांधकर ही लाए थे, किंतु मेरा विवाह सैद खेड़े के साथ नहीं हुआ था। ऊंची आवाज में बोलकर मैंने काजी को कह दिया था कि मैंने परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर विवाह रांझे से कर लिया है। फिर भी जोर जबरदस्ती माँ बाप ने मुझे डोली में डाल दिया और यह मुझे जबरदस्ती उठा लाए। यदि इच्छा के विरुद्ध हुआ निकाह शरीयत में स्वीकार है तो खेड़े सच्चे हैं, और यदि मेरी इच्छा निकाह की बड़ी शर्त है तो मेरा विवाह रांझे से हो चुका व रांझे के साथ ही मैं खेड़ों को त्याग चुकी हूँ। राजा पर हीर के साहस व उसके अप्रतिम सौंदर्य का गहरा असर पड़ा। वो उसने अपनी सेना को आज्ञा दी कि वह हीर व रांझे की सुरक्षा का प्रबंध करे और उन्हें सलाह दी कि वे अपने घर पहुंचकर किसी न्यायप्रिय काजी से शरह की पूर्ति करवा लें। रांझे ने हीर को सलाह दी कि वे तख्त हजारे चलें। मैं भी यही चाहता हूँ हीर रानी, भाभियों को जाकर बता लाऊं कि मैं हीर को ब्याह लाया हूं, किंतु राजा की बात ने मुझे सोच में डाल दिया है। अब काहे का सोच विचार, राज दरबार के द्वारा मैं तुम्हारी हो चुकी हूं, सैनिक भी अब हमारे साथ हैं। बात तो हीर ठीक है, पर भाभियों की जबान तुम जानती ही हो कि कितनी लंबी होती है। वे कहेंगी कि ब्याह कर नहीं वरन भगाकर लाया होगा। फिर मेरा रांझना क्या चाहता है? रांझे ने चाहा कि वे झंगसियाल चलें और यदि हीर के माँ बाप मान जाएं तो वह भाइयों की बारात लेकर आए व सेहरे बांधकर अपनी हीर को तख्त हजारे ले जाए। ठीक रांझना, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे माँ बाप इनकार नहीं करेंगे। वे खेड़ों के साथ नाराज हैं। खेड़ों ने मुझे मायके नहीं भेजा। कई लोग आए, अब मेरी माँ अवश्य मान जाएगी। झंगसियालों की ओर अब वे रवाना हो गए। जब परिचित धरती आ गई, देख देखकर उनकी प्यारी कहानी दोहराने लगी। वही जना की लहरें, वही सियालों के जंगल व तबेले, वही उनकी भूरी काली भैंसें व वही सुहावने बाग बगीचे व वैसी ही कुओं पर पनघट की पनिहारी ने चूचक व मल की सूचना पाकर उन्हें लेने गए। हीर के बिना पूरा गांव सुनसान हो गया था। माँ बाप ने हीर की मांग स्वीकार कर ली थी। रांझा तख्त हजारे जाने को तैयार हो गया। उसका चाव देख देख कर हीर अंदर से वंझली निकाल लाई व उसके होंठों से लगा दी। ला हीरे, एक स्वर इस पर आलाप ही लूं, युगों ही बीत गए, प्रतीत होता है। आज फिर यही तान मेरे अंदर गूंजी है जो भेंट होने पर नौका में मैंने सुनाई थी। वंजली की लय सुनकर हीर की आंखें मिच गई थीं। वंजली लौट आते हुए रांझे ने हीर के हाथ चूम लिए व कहा, पहली वंजली पर मैं तेरे मेहंदी रंगे हाथ आंख चुरा चुरा कर देखता रहा था। 1 सप्ताह बाद मैं आऊंगा। इस दिन की भांति ही तेरे हाथों से मेरी भाभियों को तारे टूटते दिखलाई देंगे। 5 दिन रांझे को गए हुए हो गए थे। सहेलियों ने हीर को दुल्हन सा सजा दिया। मां के चेहरे पर भी रौनक थी। खेड़े की ओर देखते हुए तो उसका दिल बुझ जाता था। आज हीर की सहेलियों से मिलकर उसने हीर के हाथों में मेहंदी रचाई, उसे उपटन मला और कहा, मेरी बेटी रानी दिखती है। तख्त हजारे में रांझे के भाई यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि वे सियाल में ब्याहने जाएंगे।
भाभियां रांझे के प्रेमपूरित चेहरे को देख नई देवरानी से रश्क करने लग पड़ी, किंतु देवर अब उन्हें बहुत ही प्यारा लगता। उससे बातें पूछ पूछ कर वे अघाती नहीं थीं। भाइयों ने खेड़ों की बारात को मात देने के निश्चय कर लिए। वे भी कौन छोटे चौधरी थे। 2 दिनों का रास्ता था। ताजी घोड़ियों को धोने लगा दिया गया। 5वें दिन हीर के घर में तैयारी के साथ एक और प्रकार की घुसर पुसर हो रही थी। माँ घर के द्वार पर शरीह की टहनियां बंधवा रही थीं, पर चाचा कैदों व चूचक मलक हवेली में एकांतिक बैठे थे। कैदों कह रहा था, एक ही बेटी के लिए 2 बारातें गांव में आए तो हमारा मुंह काला न हो जाएगा। चूचक औंधा मुंह किए बैठा था। कौन नहीं कहेगा कि बेटी चाकर के साथ खराब हो गई होगी। कैदों बातों में जहर घोल रहा था। चूचक ने कहा, दरवाजे पर आई बारात को अब कैसे लौट आएंगे, कह जो चुके हैं। कैदों ने माथे पर से चुटकी बजाकर मानो कोई नई बात ढूंढ निकाली हो भाई को समझाया, है तो बहुत कठिन बात, पर अब हमें हीर के जीवन से हाथ धोने ही पड़ेंगे। चूचक का दिल दहल गया। भैया, तुम्हें दिल पक्का करना ही पड़ेगा। जीवित हीर को तख्त हजारे ले जाएंगे तो हमारा मुंह 2 दरगाहों में काला हो जाएगा। पहले पिता ने बेटी की खुशी परवान चढ़ाई, आज वही लाड़ों पाली बेटी को पूरी तरह न्योछावर करने को तैयार हो गया। उसने मान लिया, उसके पुत्रों ने मान लिया कि चाचा कैदों शरबत में जहर घोलकर पीरों का आबे हयात हीर को पिला देगा। परसों तख्त हजारे से सियाल में बारात लानी थी। रात को जब गाने गाकर सहेलियां गईं तो मां ने मिन्नतें मांगी, तो चाचा कैदों पीरों की सौगात ले आया। आबे हयात का प्याला जो दिन रात उसने पीर बादशाह की कब्र के सिरहाने रखा हुआ था, हीर तू खुशहाल रहे, उसने वह हीर को पिला दिया। आधी रात पड़े हीर को कुछ हो गया। उसने मां को आवाज दी, मां मां, वह छींका मेरा इधर करना, मैं मारी गई। मां को मानो सांप सूंघ गया हो। छींका वह ले आई। उसमें से हीर ने वंझली उठाकर होठों को छुआ ली व अपनी छाती पर रख ली। अम्मा मेरी, मिल ले, मैं जा रही हूं। वह आबे हयात नहीं था, जहर का प्याला था, मेरी अच्छी मां। मां बेहोश सी उसके पास ही गश खाकर गिर पड़ी। वो उसने चीख मारी, मेरी रानी बेटी, मेरा रांझन राजा। और हीर की आंखें मुंह गईं। सारे गांव में शोक व्याप्त हो गया। घर घर में कैदों कहता रहा, जुल्म हुआ, हीर को किसी ने काट लिया है। बारात द्वार पर आई खड़ी है। बारात के बाजे द्वार पर बज उठे। कैदों, चूचक व हीर के भाई आगे बढ़कर उन्हें खबर देने गए। सुनकर सभी के रंग उड़ गए, किंतु रांझा न माना। रांझे ने कहा, बारात कब्र तक जाएगी, मैं ब्याहने आया हूं, ब्याह कर ही लौटूंगा। हीर का विवाह मेरे साथ अवश्य ही होगा। इस गम की आज्ञा कौन मोड़ सकता था। कब्र पर बारात पहुंच गई। अभी कब्र कच्ची थी, केवल एक ही पत्थर सिरहाने पक्का रखा था। यह है हमारी लाडली बच्ची की कब्र, जिस पर भाग्य मेहरबान नहीं हुआ, चूचक ने रोकर कहा। रांझे के भाइयों की आंखों से आंसू टिप टिप बह पड़े, किंतु रांझा कब्र की ओर एकटक देखता रहा, जैसे मिट्टी उसकी चाहत में से हट गई हो और वह हीर की छाती से लगी अपनी वंझली देख रहा हो। वह कब्र के साथ लेट गया, आलिंगन करके उठा व सिरहाने की ओर जाकर पत्थर उठाकर इतनी जोर से अपने सिर पर दे मारा कि रक्त के फुहारे फूट पड़े व कच्ची कब्र की मिट्टी में रचमिच गए। रांझा गिरा, वो उसके मुंह से चीख निकली, हाय मेरी हीरिये। जब उसका गरम रक्त मिट्टी में छू छू कर हीर की छाती से लगी वंझली तक पहुंचा तो खियों को लगा कि उन्होंने कब्र में से उठी एक और चीख सुनी, हाय मेरे रांझना। साभार फूलचंद मानव। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।